तो हेलो फेसबुक, मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लें। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस मंच पर, वे सारे लोग अपने माइक को म्यूट कर लें। और जब मैं बोलूँगा जिनके लिए, वे ही अपना माइक खोलेंगे, अन्यथा अन्य लोग नहीं, ताकि हम एक दूसरे की रचनाओं को अच्छी तरह से सुन सकें। दोस्तों, मैं एक सूचना दे दूं कि पिछले रविवार को ही हमारा यह कार्यक्रम होने वाला था, हेलो फेसबुक कवि सम्मेलन। लेकिन उस दिन हम अपनी बेटी की शादी में बहुत व्यस्त थे और दूसरे लोग इस जिम्मेदारी को संभाल नहीं पा रहे थे। मैं तो सोच रहा था कि मेरे बिना भी कई लोग संभाल लेंगे, लेकिन अफसोस कि इस तरह के कोई भी व्यक्ति अभी सामने नहीं आ पाए हैं जो हमारी अनुपस्थिति में इस कार्यक्रम को संभाल सके, आगे चला सके। मैं चाहता हूं कि इस तरह के लोग, एक दो लोग सामने आएँ जो इस कार्यक्रम को, कभी मेरी अनुपस्थिति हो तो संस्था या कोई भी मंच इकलौता किसी का नहीं होता। उससे कई भी एडमिन भी होते हैं, कई कार्यकर्ता होते हैं, मेरे पास भी कई कार्यकर्ता हैं। तो उन्हें चाहिए कि वह इस तरह इस चीज़ को सीखें। अभी तो एक राजप्रिया रानी ही हमारे मंच पर है। अपूर्व कुमार की तो रहता है कि वो हाजीपुर के रहने वाले, कभी नेट मिलता है नहीं मिलता है। राजप्रिया रानी जी पटना में रहने वाली है। तो ये लोग तो इस काम को संभाल सकते हैं और संभालना चाहिए। चाहे वह अध्यक्षता का पद हो, चाहे संचालन का हो, चाहे मुख्य अतिथि का हो, चाहे संचालन का हो। तो चलिए, इस कारण ही मुझे पहली बार पूरे 4 साल में पहली बार एक दिन हमारा पिछले रविवार गैपिंग हुआ, जिसका हमें भी दुख है। लेकिन खुशी इस बात का है कि इस गैपिंग के बाद मेरी बेटी की शादी बहुत बढ़िया ढंग से हुई, आप लोग के आशीर्वाद से। अब वह अपने में शादी करके उन्हें मैं विदा कर दिया। आप लोग के आशीर्वाद से वह आज सुखी संपन्न है और उन्हें आपका आशीर्वाद मिल ही रहा है और लगातार सोशल मीडिया पर मिल रहा है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी जिनकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सबकी उपस्थिति तो संभव नहीं हो पाता कि वह एक जगह उपस्थित होकर आशीर्वाद दे सके, शुभकामना दे सके। बहुत बड़ी दुनिया है, तो जो जहाँ से भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शुभकामना दिए हैं, आशीर्वचन दिए हैं, हम अपने सभी परिवार के सदस्यों की ओर से हम सभी का अभिवादन करते हैं और उन्हें प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस सूचना के बाद वह जो कार्यक्रम है वह मैं आज आयोजित किया था। आज भली-भांति संपन्न हो रही है कार्यक्रम। और मैं आपको बतला दूं कि आज के इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष है सुरेश कुमार कपूर जी हैं, अध्यक्ष। और हमारे मुख्य अतिथि है गार्गी राय, जो युवा लेखिका हैं, लेकिन आज कवित्री के रूप में हमारे सामने आएंगी। ऋचा वर्मा भी जुड़ गई हैं। ऋचा वर्मा को भी मैं अभी कह रहा था कि आप लोगों को भी चाहिए कि यह कार्यक्रम कभी अपने से संभालने की भी कोशिश कीजिए। तो ऋचा वर्मा जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा वर्मा जी। अभी कार्यक्रम आरंभ ही हुआ है और अभी हमारे मंच पर लगभग 8 कवि लोग जुड़ गए हैं। तो एक रात्रि में एक कवि गोष्ठी के तो यह काफ़ी होता है। फिर भी यदि 5-6 लोग और भी जुड़ जाएंगे तो हम उसे शामिल कर लेंगे। फिलहाल जिस क्रम से लोग जुड़े हैं, तो हम गार्गी राय जी जो कि मुख्य अतिथि है, प्रस्तुत सत्र में हम मुख्य अतिथि का काव्य पाठ सुनते हैं, लेकिन वह अभी उपस्थित नहीं हुई है। तो हम सोचते हैं कि इसका लाभ उठाते हुए क्यों ना मैं सबसे पहले दोनों का परिचय दे दूं। आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, क्योंकि हमारा मुख्य फोकस तो उन्हीं पर रहता है। मुख्य अतिथि और अध्यक्ष पर उनका संक्षिप्त परिचय बहुत जरूरी भी है। गार्गी राय जो अभी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगी और एकल पाठ करेंगी 15 मिनट और उन पर समीक्षात्मक टिप्पणी देंगे अध्यक्ष जी। तो गार्गी राय शिक्षा उनका स्नातक है, इतिहास से रुचि पढ़ना लिखना भ्रमण और बागवानी है। 4 साझा संग्रह में उनकी रचनाएं प्रकाशित हुई है। गद्य विधा में भी लघुकथाएं वे लगातार लिख रही हैं। पत्र पत्रिकाओं में भी उनकी रचनाएं प्रकाशित हुई है। पसंदीदा उनका विधा है, मेरी पसंद उनकी विधा है गद्य, जिसमें वे लघुकथाएं खासकर लिखती हैं। और लघुताएं लिखते लिखते वे कविताएं भी कुछ लिखने लगी हैं। वैसे तो हर कवि लोग कविता से आरंभ करते हैं, लेकिन ये गद्य से शुरू की है और अब कविता लिखने लगी। आज कवित्री के रूप में वो हमारे सामने आएंगी, तो उनका हार्दिक स्वागत रहेगा। दूसरे हैं जो आज के हमारे
अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष के बारे में भी मैं संक्षिप्त में आपको सामने परिचय देना चाहूँगा। और ऐसे तो जो परिचय होता है वो उनकी रचनाएँ ही उसका परिचय होता है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि उनके बारे में कुछ जानकारियाँ आपको मिले। अभी उनका परिचय मुझे प्राप्त, हाँ, आज के जो कवि हैं एस.के. कपूर, पूरा नाम है सुरेश कुमार कपूर। एस.के. कपूर श्री हंस के नाम से वे लिखते हैं। और पिछले दिनों जब मुझे कलाकृति के लिए सम्मानित की गई थी बरेली में, मुझे सम्मानित जब किया गया था, तो उसी दौरान मुझे इनसे परिचय हुआ। सुरेश कुमार कपूर से, बरेली के रहने वाले हैं। एस.के. कपूर श्रीहंस जी बहुत उम्दा रचनाकार हैं, बहुत ही अच्छी गज़लें लिखते हैं और उनकी गज़लें सुनकर ही मैं बड़ा प्रभावित हुआ। और वे हमारे मंच से जुड़े हैं, उनका भी अपना मंच चलता है और ढेर सारे लोग उनसे जुड़े हुए हैं। साहित्याकाश के चमकते सितारे हैं। और सुरेश कुमार कपूर, एस.के. कपूर, जिनका माता का नाम स्वर्गीय सावित्री देवी, पिता का नाम स्वर्गीय ब्रिजलाल कपूर और पुष्पा पांडे जुड़ गए हैं। देखिए, राजप्रिया रानी जी और ऋचा वर्मा जी, देखिए कि हम संचालन किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार लोग को जोड़ते भी जा रहे हैं, बोलते भी जा रहे हैं। इस तरह आप लोगों को भी करना है एक दिन, इसलिए बता रहा हूँ संचालन किस तरह किया जाता है। तो मैं कह रहा था, इनका जन्म स्थान नई दिल्ली है, पत्नी का नाम पूनम कपूर है और इन्होंने शिक्षा MSc रसायन शास्त्र में किया है। सामाजिक सेवा साहित्यिक सृजन की रुचि रही है और वर्तमान में कुछ भी वो साहित्यिक कर्म ही कर रहे हैं कि कई कृतियां प्रकाशित हुई है, कम से कम 1 दर्जन से अधिक। बैंक में, सामाजिक क्लब से लेकर स्थायी संस्थाओं में ये जुड़े हुए हैं। गद्य और पद्य दोनों में इनकी रचनाएं लिखी जा रही है और छप रहे हैं। और हाल में वे भारत विकास परिषद प्रांतीय संयोजक रहे हैं। अब तक उनकी 5000 से अधिक रचनाएं प्रकाशित हो चुकी है। जो आज के हमारे अध्यक्ष है, 5000 से अधिक बहुत मायने रखता है और इस मायने से हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज हमारे मंच पर पहली बार आए हैं, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे मंच पर। और आज की जो हमारे मुख्य अतिथि हैं गार्गी राय जी, यदि मैं उस पर जो छोटी सी डायरी हमेशा प्रस्तुत करता हूँ, यदि मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ तो समय का बचत भी होगा जब तक वो आती है। तो उनकी कविताएं हमने जो आज पढ़ा है और अभी तत्काल तुरंत ही अभी हमने डायरी तुरंत लिखा है, क्योंकि आज भी हमारी कुछ अधिक व्यस्तता थी, इसके बावजूद हमने उन पर डायरी लिखा है जिसमें कविता के बारे में भी आपको जानकारियाँ मिल जाएगी। मैं चाहूँगा कि मात्र 5 मिनट आप समय देंगे इस डायरी को सुनने में, उसके बाद हम सत्र का आरंभ करेंगे काव्य पाठ से। समकालीन कविता बहुत तेजी से बदल रही है। छंद में लिखी जा रही कविता जब मुक्त छंद शैली में सामने आती है तब पाठकों ने इसका भरपूर स्वागत किया जाता है। लेकिन मुक्त छंद को आसान कविता समझने वाले ढेर सारे कवियों ने जब कविता को गद्य के रूप में सपाट लिखने लगे, यानी मुक्त छंद कविता जैसे ही सपाट बयानी हो गई, पाठक कविता से भागने लगे। ऐसी बेसिर पैर वाली बोझिल कविताएं सिर्फ कवियों के बीच ही घिर कर रह गई और इसके आम पाठक बहुत ही कम रह गए। ऐसी विकट स्थिति में ढेर सारे युवा समकालीन कवियों ने, जिन्हें छंद का अच्छा ज्ञान नहीं भी है, वे तुकबंदी करने लगे ताकि आम पाठक धीरे धीरे उनकी ओर खींचता चला जाए। और फिर आरंभ हो गई गीत नवगीत के बीच कुछ मात्राओं की कमी बेसी के साथ रागात्मक कविताएं, गजल हिंदी गजल के बीच पर आज़ाद गजलें और नज़में। सच पूछिए तो ऐसे नए पुराने कवियों ने ही कविता से भाग रहे पाठकों को रुकने थपने के लिए मजबूर कर दिया है
और कविता को जीवंत रखा है। बहुत तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसी कविताएं आज लिखी जाने लगी है जो कहीं ना कहीं से हमारे हृदय को स्पर्श करती है। समीक्षकों, आलोचकों के द्वारा उपेक्षित और तिरस्कार किए जाने के बावजूद ऐसी कविताएं ही मंचों पर वाहवाही लूट रही है। इस बात से कोई इनकार कर सकता है क्या? ऐसे कवियों के बीच ही युवा कवित्री गार्गी राय, जो मूलतः गद्यकार हैं, ढेर सारी पठनीय कविताएं लिख डाली हैं। अपने शब्दों में वे कहती हैं, घूम आई तेरा शहर, तेरे बिना एक अजनबी बनकर, हर गली में थाम कर तुझे ढूंढती इधर उधर, मिलती तू मैं जाऊं जिधर। सपाट बयानी होते हुए भी इस कविता में रगात्मक प्रवृत्ति अधिक दिख पड़ती है। माँ के प्रति संवेदनात्मक अनुभूति को सशक्त ढंग से प्रस्तुत किया है उन्होंने। गार्गी राय ने हाइकू के माध्यम से बेहतर काव्य सृजन किया है। देखिए, हाइकू होता है 5 7 5, यह भी एक बिंब है। इन शब्दों के अंतर्गत उन्होंने ढालने का प्रयास किया है। कुछ हाइकू उनका देखिए, सूरज उगा मिटाया अंधियारा मन हर्षाया। दूसरा देखिए, कोरोना काल सांसारिक बीमारी जीना दुभर। इनका तीसरा हाइकू देखिए, मोबाइल में खो रहा बचपन यक्ष प्रश्न है। और चौथा कि बेटियां होती सचमुच पढ़ाई खोता धीरज। तो हाइकू एक विशेषता यह है कि कम से कम शब्दों में वह बहुत बड़ी बात कही जाती है। सोशल मीडिया के ज़माने में जहां एक नई उपलब्धि से हम जुड़ गए हैं, वहां पर हमारी संवेदनाएं भी भोथरा होते जा रही है। और तब कहाँ उड़ती है वह कवित्री कि मोबाइल में खो बचपन यक्ष प्रश्न है। खोया बचपन, बिहाई जा रही बेटी के संदर्भ में भी कितना मार्मिक अभिव्यक्ति दिया गार्गी राय ने कि बेटियां होती सचमुच पढ़ाई खोता धीरज। 5 7 और 5 शब्दों में ढाला गया यह काव्य बिंब किसी छंद कविता से कम नहीं है। गीत गजल से बाहर होकर भी यह कविता कहीं ना कहीं से हमें रागात्मक प्रवृत्ति की लगती है। सदी की आखिरी पीढ़ी है हम, अतीत ज्ञान की सीढ़ी है हम, अंगीठी संग गैस जलाए हैं हम, ज्वार बाजरा मकई भी खाए हैं हम, सदी की आखिरी पीढ़ी अतीत ज्ञान की। हम यह नहीं कहते कि गीत गजल की उपयोगिता अब खत्म हो गई है। हम बस इतना कहते हैं कि गद्य या सपाट बयान में लिखी जा रही कविता से कहीं बेहतर है आज़ाद गजल, आज़ाद गीत या नज्म। काव्य सृजन के बिना लाग लपेट किए शब्दों का बेहतर जामा पहनाती है युवा लेखिका गार्गी राय। तभी तो उनकी काव्य पंक्तियां हृदय को छू जाती है, जब वह कहती हैं कि कोई कहता है सीधी हूँ, कोई कहता मूर्ख हूँ मैं, कहते कुछ पगली है तू, दुनियादारी नहीं आती तुझे, हतप्रभ हूँ मैं, मेरी सजनता ही मेरी बुराई बन गई है। काव्य सृजन में इसी तरह ईमानदारी से गार्गी राय अभ्यास करती रही तो एक दिन प्रतिष्ठित कवियों की श्रेणी में वह आ सकती है। तो यह मेरी उनकी कविताओं पर लिखी गई छोटी सी डायरी थी, जो आगे जब वो आएगी तो उनका हम काव्य पाठ सुनेंगे। फिलहाल हम आरंभ करेंगे आज अध्यक्ष की कविताओं से, क्योंकि मुख्य अतिथि के बाद अध्यक्ष की ही कविताएं हम सुनते हैं। विजय कुमारी मौर्य जी भी जुड़ गई हैं। तो अध्यक्ष जब आएंगे तो उनका बीच में हम सुन लेंगे। फिलहाल हम आमंत्रित करते हैं कविता के आरंभ में अध्यक्ष जी को, जो एक मुख्य अतिथि की भूमिका आज निभा रहे हैं। हेलो, हाँ तो आइए ना, जल्दी आइए ना, बस आप ही के तो ठीक है, आइए। गार्गी राय जी फोन किए, वो पहुंच रही है। चलिए, सही समय पर आगे उनकी कविताओं पर डायरी खत्म होते होते पहुंच गई हैं। सभी को नमस्कार। नमस्कार सभी बंधुओं को। नमस्ते नमस्ते, आप भी तो आज लेट ही आई हैं। नहीं, हम 10 मिनट से ज्यादा देर थोड़ी लेट हो गई। नमस्कार जी जी, सबको नमस्कार। नमस्कार। चलिए, गार्गी राय जी जुड़ती हैं, तब तक हम मुख्य अतिथि से निवेदन करें कि आप आइए, अपने 2 शब्द हमें प्रकट कीजिए कार्यक्रम का आरंभ करते हुए। हम एक्सेप्ट नहीं आ रहा है अभी आपका ऑप्शन। तो यहाँ तो नहीं आ रहा है अभी। अच्छा, तो यहाँ क्यों नहीं आ रही है?
यहाँ गार्गी राय के तो कोई ऑप्शन नहीं दिख पड़ रहा है, क्या कहा जाए। हाँ हाँ, वो जा रही है, लेकिन यहाँ पर हमको कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, हम कैसे दबाए। आप फिर से ट्राई कीजिए, तब तक हम शुरू करते हैं कार्यक्रम। हमारा कार्यक्रम डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए, गार्गी राय जी आते हैं, उसके पहले हम चाहें कि हमारे आज के जो मुख्य ये अध्यक्ष हैं सुरेश कुमार कपूर जी, वे हमारे सामने मंच पर आए और 2 शब्द प्रकट करते हुए इस संस्था के बारे में, इस गोष्ठी के बारे में आरंभ करते हुए अपनी रचनाओं का पाठ करेंगे। इसके कपूर जी, बहुत बहुत स्वागत है। माइक खोलिएगा अध्यक्ष महोदय, और अपना चेहरा थोड़ा सा ऊपर और कीजिए। हाँ हाँ, ठीक है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आप माइक को म्यूट हटाइए। हाँ, अब ठीक है, खोल दिया, बस ठीक, खोल दिया मैंने। जी जी। और मैं सिद्धेश्वर जी का कुछ दिनों पूर्व भी मेरी उनकी मुलाकात हुई है, और मैं इस 1 माह में ही उनसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ। और वो कई काम जो हैं एक साथ कर रहे हैं, लेखन भी कर रहे हैं, हिंदी का संवर्धन भी कर रहे हैं, एक प्रकार की प्रतियोगिता और जो है फेसबुक और इस प्रकार के जो है पत्र वगैरह, समाचार पत्र, उनका भी संचालन कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो है एक बहुत ही जाने माने पेंटर भी हैं। तो इतनी खूबियां वो समेटे हुए हैं, उनको एक बार प्रणाम और नमस्कार। धन्यवाद। मैं एस.के. कपूर बरेली से, और चलिए, जो संचालक का आदेश होता है कि अध्यक्ष को सबसे पहले बुलवाया जाए, तो उनके आदेश जी जी, मैं इसलिए आपको पहले बुलाया कि प्रथम सत्र मेरा मुख्य अतिथि और अध्यक्ष सही होता है, और आपकी गजलों पर समीक्षा तो मुख्य अतिथि देते हैं, मुख्य अतिथि अभी नहीं है। ऋचा वर्मा जी, आपसे निवेदन रहेगा। ऋचा जी वर्मा जी, आप मंच पर है ना? हाँ, तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप जो भी अध्यक्ष महोदय जो कविताएं अभी पढ़ेंगे, उनको आप कृपया ध्यान से सुनिएगा और उस पर आप अपनी संक्षिप्त टिप्पणी दीजिएगा। हाँ, तो मैं आज के आपके कार्यक्रम के लिए मैंने 2 रचनाओं का चयन किया है, जो एक गीत है और एक मुक्तक है। स्वागत है। तो मैं प्रारंभ करता हूँ, और 1 मिनट का मुझे समय दीजिए। जी जी, बिल्कुल। मेरा फोन दे दो जरा, वो वाला। बिल्कुल। फोन मेरा। अपूर्व कुमार जी, अपूर्व कुमार जी। हाँ सर। आप भी तो कविता बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, तो आज ऋचा वर्मा तो कुछ बोलेंगे ही, आप भी 2 लाइन बोलिएगा, ताकि हम चाहते कि आप लोग भी सामने आइए और कविताओं पर टिप्पणी कीजिए, समीक्षा कीजिए, कविता पढ़िए। ऋचा वर्मा तो कहती हैं कि हम सिर्फ लघुकथा लिखते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि ऋचा वर्मा कविताएं भी अच्छी लिख लेती हैं। तो स्वागत है आपका कपूर जी। एक मिनट फोन दे दूं, अभी दे दूंगा। सब तैयारी करके आना चाहिए पहले, लोग बहुत विलम्ब हो जाती है। मैं आ गया। हाँ, आ जाइए, स्वागत। अभी तस्वीर नहीं आ रही है, आइए। ऐसा बैठे कि हम आपका चेहरा देख सके। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, तस्वीर और थोड़ा ऊपर, और चेहरा ऊपर कीजिए। हाँ, लीजिए थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा। हाँ, बस ठीक है, एकदम शानदार। ठीक सर। देखिए, एक गीत सबसे पहले जो इसी जन्माष्टमी पर मैंने उसको रचित किया था, और ये जो जन्माष्टमी थी अगस्त के माह में, उन दिनों वातावरण जो था देश का, वो उसमें नारी कहना चाहिए कि अपराध की बहुत ज्यादा घटनाएं एक साथ हो रही थी। तो मैंने उन घटनाओं को, और उन्हीं दिनों में ये जन्माष्टमी पड़ी थी, तो मैंने उन दोनों को जो है जोड़कर इस गीत को बनाया है।
उन तीनों उन दोनों अवस्थाओं को जोड़कर लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है। और हे भगवान श्री कृष्ण धरती पर फिर से आना होगा। हे भगवान श्री कृष्ण धरती पर फिर से आना होगा और आकर इस धरा पर तुमको द्रौपदी चीर बचाना होगा। और ये रक्त रंजित धरती आज फिर तुमको पुकार रही है और छत विछित मानवता फिर से लगा गुहार रही है। और हे भगवान तुझको फिर से गीता का पाठ दोहराना होगा। और हे भगवान श्री कृष्ण धरती पर फिर से आना होगा। क्या बात है, बहुत सुंदर। और हे श्री कृष्ण होकर अवतरित दानवता का संहार करो और बनकर सारथी तुम मानवता के हैवानों की हार करो और रचकर लीला महाभारत की सत्य को जितवाना होगा। और ये भगवान श्री कृष्ण धरती पर फिर से आना होगा। इस कुटिल युग में, इस कुटिल कलयुग में अवतार कलगी का शीघ्र आओ और मर रही मानवता नित्य प्रतिदिन उसको आकर तुम बचाओ। और हे श्री कृष्ण असुर वध के लिए फिर से चक्र चलाना होगा। और हे भगवान श्री कृष्ण धरती पर फिर से आना होगा। और अंतिम, और हर नारी लेकर राखी हाथ में तुमको बुला रही है और सपने अपनी सुरक्षा के मन में फिर से जगा रही है। और हर नारी कह रही है आज फिर तुमको प्रभु रूप दिखाना होगा। और हे भगवान श्री कृष्ण धरती पर फिर से आना। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। देखिए कविता आज इतनी सपाट बयानी लिखी जा रही है, उस बीच कितनी बढ़िया कविता का पूरी सुना रहे हैं, एकदम छंद में, बहुत अच्छी। देखिए एक जो है शीर्षक, मेरा नमस्कार। हाँ प्रणाम। हाँ, प्रसन्नता की बात है कपूर बहुत समय पर आ गई। हमारे मुख्य अतिथि समय पर आ गए हैं, गार्गी राय जी बहुत परेशान थे। जी चलिए आप समय पे नहीं सर, हम बहुत विलंब से आए, लेकिन तकनीकी कारण समय इसलिए बोले कि दूसरे सत्र के आरंभ में आ गए, नहीं तो आप अंत में हो जाती। तो आप अभी अध्यक्ष महोदय कविता सुन लीजिए, उस पर 2-3 लोग टिप्पणी करेंगे। जो है एक विदा मुक्तक है, रचना का नाम है इस धरती को ही स्वर्ग समान बनाना है। इस धरती को ही स्वर्ग समान बनाना है। कुछ का नहीं सबका हालात बदलना है और जीने को कुछ अंदाज ख्याल बदलना है और नई पीढ़ी को सौंप कर जानी विरासत अच्छी और दुनिया का ये बदहाल हाल बदलना है। और हर समस्या का कुछ निदान पाना है और जन जन जीवन को आसान बनाना है और बदलनी है पूरे समाज की सूरत और सीरत और हर दिल से हर दिल का तार जुड़ाना है और शत्रु के नापाक इरादों पर काबू पाना है और उन्हें ध्वस्त करना, खुद को मजबूत बनाना है और दुनिया को देना है विश्व गुरु भारत का पैगाम और शांति का संदेश संपूर्ण संसार में फैलाना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वसुदेव कुटुंबकम का ये संसार बनाना है और मानवता का सबको ही प्रण दिलाना है और नर नारायण सेवा का भाव है सब में जगाना और इस धरा को ही स्वर्ग से भी सुंदर बनाना है और जीवन शैली खान पान का रखना है ध्यान और आचरण वाणी को भी करना है मधु समान और प्रगति मत रखना सामंजस्य भाव और वीरता में एकता बनाना एक अभियान और माला में हर गिर गया मोती अब पिरोना है और हर छूटा रिश्ता पाना खोना है और आंख में आंसू आए हर किसी के दर्दो गम में और हर कटीली राह में फूलों को अब बिछोना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने एक गजल, एक गीत आपने प्रस्तुत किया और इस पर हमने जैसा कहा था कि चूंकि मुख्य अतिथि थोड़ा विलम्ब से आई हैं, तो ऋचा वर्मा जी को हमने कहा था कि आप 2 शब्द, अपूर्ण कुमार को, कि आप 2 शब्द अध्यक्ष की कविताओं पर बोलेंगी। तो ऋचा वर्मा से निवेदन है कि कृपया 2 शब्द आप प्रकट करें। पहले मैं इसके कपूर सर को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत ही प्रेरणादायक कविता है, कुछ संदेश देती है, जो साहित्य का मुख्य उद्देश्य होता है समाज को कुछ संदेश देना। पहली कविता पढ़ के एक बहुत 2 लाइन पंक्तियां वायरल हो रही थी कि उठो द्रौपदी शस्त्र उठाओ कि अब गिरिधर नहीं आएंगे। तो इसी के उलट इन्होंने कृष्ण को पुकारा है। महिलाओं की स्थिति बहुत ही मतलब ये कुछ भी घटनाएं होती है तो स्थिति वो सुधार की ओर जो समाज बढ़ चला है उसमें एक बाधक का काम करती हैं। और इनकी कविता में तुकबंदी मतलब वो छंद वाली कविता थी, मुक्त छंद की कविता नहीं थी। जो कविता का पहली वाली कविता तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी और दूसरी कविता भी एक प्रेरणादायक कविता थी। तो दोनों कविताएं बहुत ही सराहनीय रही।
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इच्छा वर्मा जी, आपने बहुत ही त्वरित समीक्षा दिया बिना पहले बहुत बहुत कविता आभार, पढ़े बहुत बहुत और धन्यवाद। तुरंत कविता सुनते के साथ। तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अपूर्व कुमार को हमने कहा था कि आप भी 2 शब्द बोलेंगे। अपूर्व कुमार को निवेदन है। सामाजिक विडंबनाओं और विद्रूपताओं से कवि हृदय विशेष रूप से आहत होता है। इस स्थिति में जो आस्तिक प्रवृत्ति के जो कवि होते हैं, वे ईश्वर को आधार बनाकर अपने भीतर की पीड़ा को उनसे हरने के लिए आह्वान करते हैं। तो इस स्थिति में इनकी जो पहली रचना है, ये किसी स्त्री के प्रति, नारी के प्रति जो अत्याचार हुए हैं, निश्चित रूप से उसको देख करके इनके मन में जो भाव आए हैं, उससे प्रेरित होकर के इनकी पहली रचना रची गई है। और लाचार होकर के, ये विवश होकर के, और कोई उपाय जब इनको न सूझा, तब भगवान कृष्ण से आह्वान करते हैं कि जिस प्रकार तूने वो महाभारत काल में द्रौपदी की रक्षा की, इसी तरीके से वर्तमान समय में मैं असहाय दिख रहा हूँ। हे प्रभु, तुम नारी की अस्मिता को बचाओ। कुछ ऐसी ही भावना लिए इनकी कविता हमें बहुत ही अच्छी लगी। दूसरी रचना में भी इन्होंने माला शब्द का प्रयोग बड़े सुंदर तरीके से किया है, जो कि इनकी आस्तिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। बहुत बहुत बधाई आदरणीय अध्यक्ष महोदय आपकी इन दोनों रचनाओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, धन्यवाद प्रकट करता हूँ आप दोनों की सबका। प्रतिक्रिया के बाद तो अब कुछ शेष नहीं रह जाता कुछ बोलने को। इसके बावजूद चूंकि हमारी मुख्य अतिथि समय पर दूसरे सत्र के पहले आ गई हैं, गार्गी राय जी, तो आप भी यदि चाहें तो आप 2 शब्द बोल सकती हैं। सर की कविताओं को मैंने अभी सुना, तो इतने ये बहुत प्रकृति पे, जीवन से जुड़ी हुई और बहुत प्रेरणादायी, जिससे कि लगे कि हाँ, वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है कि हाँ, हम हमेशा धरती ही वसुधा ही हमारी सब कुछ है, उस वो भावना लेके, और माला और ये सब से, तो इनकी कविताओं में बहुत प्रेरणा है, बहुत संदेश छुपा हुआ है। और पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये जीवन बहुत थोड़ा है, छोटा है, और इनको इसी संदेश के जरिए अगर मन में कुछ क्लेश भी है, मैल भी है, तो इसको मिटा के और कुछ समाज के लिए, कुछ धरा के लिए, कुछ प्रकृति के लिए, कुछ रिश्तों की मजबूती के लिए, वो जो कड़वाहट आ रहा है और रिश्तों की डोर कमजोर हो रही है, तो मुझे ऐसा लगा जी। तो आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। बहुत अच्छी कविता थी, जो संदेश परक भी थी और प्रेरणादायी भी थी। बस। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य अतिथि हमारी आज की गार्गी राय जी, आपके बारे में हमने संपूर्ण परिचय दे दिया आपके अनुपस्थिति में ही। आप उस समय नहीं थी, समय को बचाने के लिए, रात का समय है। आपके बारे में संपूर्ण परिचय दिए, सारे सदस्य ने सुना है। और आपकी कविताओं पर हमने जो छोटी सी डायरी प्रस्तुत किया है, वह भी हमने पढ़ दिया है। आप बाद में उसे आप हमने सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर आप देख सकती हैं। उसे दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं है, सारे लोग सुन चुके हैं। अब शेष रह गई है सिर्फ आपकी कविताएं। तो मैं चाहूँगा कि आपकी कविताएं बहुत छोटी-छोटी कविताएं हैं, और मुझे लगता है कि 10 मिनट 12 मिनट में सारी कविताएं आ भी जाएंगी। तो अब मैं सीधे-सीधे आपकी कविताओं पर जाऊँगा। आपकी काव्य पंक्तियों के साथ मैं आपको स्वागत करता हूँ। आपने हाइकू में लिखा है, सूरज उगा मिटाया अंधियारा मन हर्षाया, कोरोना काल सांसारिक बीमारी जीवन दुभर, मोबाइल में खो रहा बचपन यक्ष प्रश्न है, और बेटियां होती सचमुच पढ़ाई खोता धीरज। इस तरह की हाइकू लिखने वाली हमारी मुख्य अतिथि गार्गी राय जी हमारे मंच पर उपस्थित हैं। हम उनके शब्दों के साथ ही उन्हें हम आमंत्रित करते हैं। आपकी हाइकू तो हमने पढ़ दिया, बाकी जो कुछ कविताएं हैं मैं आपकी तरफ से सुनना चाहता हूँ। गार्गी राय जी, आप आमंत्रित हैं। धन्यवाद सर। यहाँ उपस्थित सभी विशिष्ट सुधीजनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं देर से आई, लेकिन तकनीकी व्यवधान की वजह से। तो मैं अभी अपने मुद्दे पे आ जाती हूँ। मैं वैसे गद्य लिखती हूँ, पद में मेरी कम है लेखनी, लेकिन सर का आग्रह था तो मैं आई।
कुछ भाव हैं जिन्हें पन्ने पे उकेरने की अरे कोशिश की मेरे है। मेरे आग्रह पर आप कवित्री बन गई कम है। मैं चाहूंगा कि आप इसी अच्छा तरह सर। कविता लिखती रहे। यहाँ ऋचा वर्मा जी मेरे आग्रह पर कविता लिखने लगी हैं। जी स्वागत है, जी जी स्वागत है आपका। जी। तो मेरी पहली कविता माँ है, जिसका शीर्षक माँ। मैं समझती हूँ कि उनको शब्दों में बयान करना मुश्किल है, हमारी सृजनकर्ता है, रचनाकार हैं, लेकिन मैंने अपनी माँ को लिखा है उनके जाने के बाद। मेरी माँ कैसी थी, मैं सबसे पहले उन्हीं से शुरुआत करना चाहूंगी। तीखे थे नैन नक्श सांवली सी काया, तीखे थे नैन नक्श सांवली सी काया, रखती थी पास अपने जादूगर सी माया। आसान थी हर चीज तेरे होने से माँ, कांटे भी लगे फूल तेरे होने से माँ। कूट कूट कर भरा बचपना जब था साथ तेरा, कूट कूट कर भरा बचपना जब था साथ तेरा। आशातीत बड़ी हो गई तेरे जाने के बाद, जो कभी था अपना अब वीराना सा लगता है, जो कभी था अपना अब वीराना सा लगता है। मायका है मेरा अब बिन माँ का लगता है। काटने को दौड़ता है तेरा घर आंगन, काटने को दौड़ता है तेरा घर आंगन, कोना कोना सोना हो गया तेरे जाने से माँ। बच्चे बूढ़े और जवान सब मिल रोए जार जार, बच्चे बूढ़े और जवान सब मिल रोए जार जार। मिल न सकोगी दोबारा चाहे जाए जीवन हार। हिम्मत और हौसलों से भरी थी मेरी माँ, हिम्मत और हौसलों से भरी थी मेरी माँ। जीवट भी कैसी पाई थी मेरी माँ। आशा और निराशा से जूझती अस्पताल में लेटी, आशा और निराशा से जूझती अस्पताल में लेटी। जी जी विशा संग लिए चली गई मेरी माँ। अब तक दूसरा जन्म भी ले ली होगी, अब तक दूसरा जन्म भी ले ली होगी, शायद गाय और गंगा बन गई होगी, शायद गाय या गंगा बन गई होगी। तेरी ही परछाई हूँ, तेरी ही परछाई हूँ, लोग कहते हैं ऐसा। मुस्कान है मेरी हंसती हूँ तेरे जैसा। चाहत है मेरी मैं भी जीवन में कुछ कर जाऊं, तेरे जैसा अपनों पे अमिट छाप छोड़ जाऊं। माँ को बनाकर भगवान भी पछताया होगा, माँ को बनाकर भगवान भी पछताया होगा। एक ममता भरी झोली उसने भी गंवाया होगा। जी धन्यवाद। क्या बात है। अति सुंदर। आपकी और भी कोई एक दूसरी- कविता रह गई है, आप पढ़िए। हाँ सर। हाँ स्वागत है स्त्रियों को देखा है जी। स्त्रियों को देखा है, पुरुषों की बनाई इस गोल दुनिया में मर मारती स्त्रियों को देखा है। हृदय आघात को छुपाते ता उम्र चेहरे पर मुखौटों लगाए देखा है। हाँ मैंने स्त्रियों को देखा है। जीवन की जीने की अनवरत कोशिश करती पांव में पड़ी बेड़ियों को ढोते देखा है। हाँ मैंने स्त्रियों को देखा है। घर बाहर दोनों जगह उपेक्षित, घर बाहर दोनों जगह उपेक्षित दोयम दर्जे की शिकार होते देखा है। हाँ मैंने स्त्रियों को देखा है। सुंदर गोरी कोमल जैसे शब्दों के जाल में फंसकर कुशल गृहिणी बनते देखा है। हाँ मैंने स्त्रियों को देखा है। सदैव नींव की ईंट बनकर सबकी प्रेरणा बनते देखा है। मैंने स्त्रियों को देखा है। चूल्हा चौका में इच्छाओं की आहुति दे कितनी प्रतिभाओं को मरते देखा है। हाँ मैंने स्त्रियों को देखा है। एक और कविता है मेरी मरती इच्छाएं। इसमें महिलाएं अपनी इच्छाओं को कब कब मारती हैं, जन्म से लेके मृत्यु तो नहीं बोलेंगे, अधेड़ उम्र तक, जब तक उनकी समझ हो जाती है कि मैंने क्या गंवाया और क्या पाया। ताउम्र इच्छाएं ही मारी मैंने, ताउम्र इच्छाएं ही मारी मैंने। चाहती थी खाना भैया जैसा, पहनना था लिबास लड़कों जैसा, चाहत थी कॉन्वेंट स्कूल जैसा। एक धीमी सहमी सी आवाज जो अक्सर सुनाई दी, तुम लड़की हो कुछ भी खा लोगी। इच्छाएं वहीं मर गई। पहली बार जब आई ससुराल सुनहरी बेड़ियों ने किया बेहाल। सबने पूछा दहेज में क्या लाई, सुनकर उनकी बातों को मैं थोड़ा गश खाई। इच्छाएं वहीं मर गई। माँ बनी जब पहली बार लक्ष्मी आई थी घर द्वार,
कोस कोस कर अपनों ने कर दी थी जीना दुश्वार, इच्छाएं वहीं मर गई। लक्ष्मी का दर्द कुछ कम न था, लक्ष्मी का दर्द कुछ कम न था, सरस्वती बन जो आई दोबारा, मतलब दूसरी बेटी के बाद। दर्द का मानक कुछ और बढ़ा, लाख जतन किए ये न घटा, इच्छाएं वहीं मर गई। मुझे भी हक था अपने जीवन पर, क्यों असर रहा उनका मेरे वजूद पे। जीवन में कुछ करना था जब बिन सहयोग ही बढ़ना था, इच्छाएं वहीं मर गई। घर बार बच्चे और गृहस्थी, घर बार बच्चे और गृहस्थी, कभी टूटती कभी जुड़ती, कभी थकती कभी थमती, जीवन अनवरत रही चलती, इच्छाएं वहीं मर गई। अब हो गए बच्चे भी बड़े, कुछ उड़ गए कुछ तैयार बैठे उड़ने को, पर इच्छाएं अब है पंख फैलाए। झांकती सफेदी बालों से अब, अनुभवों के दर्द को समेटे हैं सब। भटकती झुर्रियों और निस्तेज चेहरा, मन की दबी ख्वाहिशों का सहरा, इच्छाएं अब है पंख फैलाए। अब अपने को जान लिया है, खुद से खुद को खोज लिया है, कभी किए थे वादे खुद से, लौटानी है समेत सूद से, अब देनी है कलम को रफ्तार, इच्छाएं अब है उड़ने को तैयार। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। आप विलम्ब से आई हैं, लेकिन बहुत ही सारगर्भित रचनाओं का आप पाठ कर रही हैं, और बहुत ही अच्छी आवाज में। धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मेरी एक और रचना है जिसका शीर्षक है चाहते। चाहत थी चलना तेरे संग, चाहत थी चलना तेरे संग, अनजान रास्तों पे नापना चाहती थी तेरे संग, समुंदर की गहराइयां और आकाश की ऊंचाइयां। चाहत थी मचलना बच्चों जैसा तेरी बाहों में, चाहत थी दाएं गाल पे पड़ने वाले गड्ढों की तारीफ सुनना तुम्हारे मुंह से, तोड़ना चाहती थी कुछ मर्यादाएं तेरे संग, रूठना चाहती थी तब तक जब तक तू मना ना ले, चाहती थी खोना तेरी रुमानी बातों में, चाहत थी हर जगह तेरे साथ का संबल, पर शायद समझ नहीं सके तुम, कभी मुखर नहीं हुई आवाज तेरी मेरे लिए। तुम्हारे मान मर्यादा संग सामाजिक बेड़ियां जो बांध लिए थे चाहतों को तेरी, धीरे धीरे टूटने लगे सपने सारे, पहले टूटी मेरी उम्मीदें और आखिर में मैं। अब आलम है कि तू रहकर भी कहीं नहीं, खुद को तलाशने और तराशने में लगी हुई हूँ मैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना। गार्गी राय जी की बधाई आपको, बहुत सभी रचनाएं जो कि एक महिला केंद्रित रचनाएं हैं, और छंदबद्ध भी हैं और छंद मुक्त भी हैं। तो दोनों तरह की रचनाएं जो हैं वो बहुत सुंदर आपने प्रस्तुत की हैं, और वास्तव में महिलाओं के ऊपर इस प्रकार की प्रेरणादायक रचनाएं इस समय समाज को इसकी जरूरत भी है और बहुत ज्यादा। और आपने छंदबद्ध और छंद मुक्त दोनों का उपयोग किया, और बहुत सुंदर, बहुत 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 बधाई आपको। सर एक रचना और है मेरी, सुनाओ। संचालक महोदय से निर्णय लें इस बारे में। और क्या होता है कि इसका गोष्ठी का जो संचालन होता है वो कि इसका प्रमुख होता है, वो उसको समय अनुपालन देखना होता है। तो अगर सिद्धार्थ जी, सिद्धेश्वर जी जैसा वो राय दे वैसा आप। तो अध्यक्ष सर ने मुझे बोला था कि 10 कविताएं सुना सकती हैं, 15 मिनट टाइम है। तो मुझे तो अभी 10 मिनट भी पूरा नहीं हुआ है। हाँ, सुना सकते हैं। अध्यक्ष जी थोड़ा सा सोचे कि खत्म हो गया इसलिए बोल दी। चले आप 2 कविताएं और सुनाइए। जी। दूसरी रचना का शीर्षक है मेरा जीवन के रंग। इसमें जीवन के सभी रंगों को समेटने की छोटी सी कोशिश है मेरी। सावन की फुहार सी, जाड़ी की धूप सी जिंदगी, कभी बनती वाचाल तो कभी चुप सी जिंदगी, माँ के स्पर्श सी, पिता की संघर्ष सी जिंदगी, इश्क की खुमार सी, खुदा की इबादत सी जिंदगी, जिम्मेदारियों का एहसास कराती सी जिंदगी, रिश्तों का फर्ज भी निभाती है जिंदगी,
कभी मासूम सी, कभी गुनाहगार सी जिंदगी, कभी लगती हुजूम तो कभी खिदमतगार सी जिंदगी। समय की रफ्तार से तेज भागती है जिंदगी, अपनों से धोखा तो कभी सपनों को मौका भी देती है जिंदगी। जीवन की चुनौतियों की ललकार से जिंदगी, कभी लगती दो धारी तलवार से जिंदगी। हमें हंसाती तो कभी रुलाती सी जिंदगी, कभी गुनगुनाती तो कभी धुन पर नचाती है जिंदगी। पल पल रंग बदलती है जिंदगी, खट्टी मीठी स्वाद चखाती सी जिंदगी। सहेली बनी कभी तो कभी पहेली सी जिंदगी, कभी सांप सीढ़ी की खेल तो कभी सखियों की मेल सी जिंदगी। पटरियों से उतरती कभी तो कभी चढ़ती सी जिंदगी, कभी प्रकृति की गोद में खेलती सी जिंदगी। मुट्ठी भरी रेत सी फिसलती सी जिंदगी, हर पल जी लो यहाँ, न मिलेगी दोबारा ये जिंदगी। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर। अंत में आप एक कविता और पढ़िए। जी जी स्वागत है आपका। ये गर्मी के दिन में जब इस बार बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया था, तापमान, तो बस ऐसे ही कुछ शब्द मेरे भाव मेरे मन में आए और उसको पिरो दिया। अगली और अंतिम रचना है मेरी, धरती की व्यथा। तड़पती धरती थोड़ा थोड़ा रोज दरकती, चीख चीख करती पुकार, मत काटो दरख्त अब बस भी करो मेरे यार। धरा को रसायन से सींचते, सहन शक्ति की हद तक छीलते, मृदा उर्वरकता खत्म हो गई, मानव उत्पीड़न की हुई शिकार। मत काटो दरख्त अब बस भी करो मेरे यार। नदी नाले सब सूखे पड़े, पहाड़ भी हमसे रूठे खड़े, तभी तो दरक रहे गिरिराज। मत काटो दरख्त अब बस भी करो मेरे यार। पक्षियों का नीड़ निशान मिटा, पशुओं का भी छाया घटा, अबोलों पर पड़ी कैसी मार। मत काटो दरख्त अब बस भी करो मेरे यार। हाय अशिक्षित पूर्वज हमारे, जब हमारे पूर्वज अशिक्षित थे तो जंगल ही जंगल था, और हम लोग पढ़ लिख के कंक्रीट का जंगल बना दिए। हाय अशिक्षित पूर्वज हमारे, वसीयत छोड़ गए प्यारे, हमने विध्वंस कर दिए सारे, शिक्षित बने हम स्वार्थ के मारे। मत काटो दरख्त अब बस भी करो मेरे यार। अब भी तुम न जागोगे, धरती ज्वाला बन जाएगी, जान बचाते भागोगे जब पग पग लावा ही फैलाएगी। मत काटो दरख्त अब बस भी करो मेरे यार। जी सादर धन्यवाद, बहुत आभार सुंदर। आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत गार्गी राय जी, आप इतनी अच्छी अच्छी आज रचनाएं सुना रही हैं कि इच्छाएं तो बहुत होती है कि बहुत सुनते रहे, लेकिन आज हमारे मंच पर 1 दर्जन कवि हैं और हम सबकी एक एक कविताएं तो जरूर सुनना चाहेंगे। और जी उन जी कविताओं पर हमारे, चूँकि आपके जुड़ने से थोड़ा समय की बर्बादी तो हुई है, तो उसकी खानापूर्ति इसी से होगी कि हम चाहेंगे कि आज एक एक कविताएं सब पढ़ेंगे दूसरे सत्र में। जी जी बिल्कुल और अध्यक्ष उद्बोधन तो हो ही चुकी है, तो हम इजाज़त चाहेंगे अध्यक्ष महोदय से कि हम दूसरे सत्र का आरंभ करें। हाँ, ये एक सुझाव है पहले गार्गी जी के लिए, और फिर जी, आप जी, दूसरे फेज का जो है प्रारंभ करिएगा। जी कि जहाँ तक आप जब हिंदी में लिखें तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम हिंदी के ही शब्दों का प्रयोग करें, और अगर मान लीजिए किसी उर्दू या अंग्रेजी के किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, वो उसी दशा में करें कि जब उसके समकक्ष कोई सुंदर हिंदी शब्द उपलब्ध ना हो, तब जो है वो, देखिए हिंदी एक महासागर के समान है, उसने सब भाषाओं के बहुत से शब्दों को अपने अंदर आत्मसात कर रखा है। लेकिन फिर भी अगर किसी शब्द के समकक्ष बिल्कुल हमारे पास सुंदर उत्तम उसका शब्द है कि मत काटो वृक्षों को, तो दरख्त जो है वो चूंकि एक उर्दू का शब्द है और वो भी एक तरह से हमारी सामान्य बोलचाल में सम्मिलित हो चुका है, लेकिन फिर भी वो शब्द की जगह हमारे पास वृक्ष भी है, पेड़ भी है, तो वो प्रयोग कर लेना अति उत्तम रहता। और बाकी बहुत सुंदर है। बहुत अच्छा, धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमल करूंगी, आगे अमल करूंगी सर। और खैर ये अपनी अपनी शैली होती है, रचनाकार जो बेहतर समझता करता तो वही है, सुझाव कई लोग दें, लेकिन उचित जो है वह लेखक दोबारा पढ़ेगा देखेगा। तो बस लेखक के लिए कहा गया कि सुने सबका
करे वही जो उसके मन आत्मा स्वीकार करती है। तो मैं इस सत्र का यहाँ पर समापन करते हुए अध्यक्ष उद्बोधन के साथ दूसरे सत्र का आरंभ कर रहा हूँ, जिसमें जिस क्रम से लोग जुड़े हैं उस क्रम से मैं कवियों को बुलाऊंगा और चाहूँगा कि वे अपनी बहुत लंबी नहीं, छोटी सी एक कविता प्रस्तुत करें, जिस पर प्रत्येक कविता के बाद एक मिनट हमारे अध्यक्ष महोदय उस पर इसी प्रकार टिप्पणी देंगे। कविता का आरंभ में आज बहुत सारी कविताएं गार्गी राय ने पढ़ा, जिसमें अधिकांश कविताएं नारी उत्पीड़न और उनके मन को छूने वाली कविताएं थी, जो हमने उनकी डायरी में भी उल्लेख किया है। तो सहसा मुझे अपनी एक कविता याद आ गई जो नारी उत्पीड़न पर भी है, धर्म और नारी से जुड़ी हुई है। उससे मैं आरंभ करते हुए कवियों को आमंत्रित करूंगा कि हे ईश्वर, मेरी भक्ति के बदले तू बस इतना कर दे। हे ईश्वर, मेरी भक्ति के बदले तू बस इतना कर दे, नालायक औलाद देने के बजाय मेरी कोख में तू बारूद भर दे। नालायक औलाद देने के बजाय मेरी कोख में तू बारूद भर दे, ताकि धर्म के नाम पर अब किसी नालायक पूतों को अपनी छाती का दूध पिलाने के बजाय बारूद की गंध पिला दूं मैं। ताकि धर्म के नाम पर अब किसी नालायक पूतों को अपनी छाती का दूध पिलाने के बजाय बारूद की गंध पिला दूं। मेरी कोख को बदनाम करे इसके पहले कि अपने चुल्लू में लेकर पी सकूं मैं उसकी छाती का लाल खून। तो कुछ मुझे ये पंक्तियां याद आ गई जो मैंने बहुत पहले अपनी कविता लिखा था, और इन पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। आज सबसे पहले अनुप्रिया जी जुड़ी हैं। अनुप्रिया जी संभवतः पहली बार आई हैं कि नहीं कर सकते। अनुप्रिया जी कहाँ से हैं? और कृपया अपना स्थान का नाम बताते हुए अपनी कविता का पाठ करें। अनुप्रिया जी। अनुप्रिया जी हैं कि नहीं? उस नाम से तो जुड़ी है सर जी। नहीं सर, दरअसल ये अनुप्रिया की आईडी से मैं ही जुड़ा हूँ, अपूर्व कुमार। अच्छा अच्छा अच्छा, वाइफ का फोन है। जी जी। चलिए, तो सौभाग्य से आप ही जुड़े हैं, तो आप आमंत्रित हैं। अपूर्व कुमार जी, हमारी कविता की पंक्तियों से आप निश्चित तौर पर महसूस किए हो कि आज की कविता का रंग जमने वाला है। तो अपूर्व कुमार भी इस तरह की कविताएं कई लिखे हैं, तो आज आपकी अपनी कविता के साथ आप आमंत्रित हैं। अपूर्व कुमार। पटल पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को अपूर्व का प्रणाम। और मेरी इस कविता का शीर्षक है ओ जुगनू मन मेरे। मध्यम ही पर जलता रह तू, मध्यम ही पर जलता रह तू, ओ जुगनू मन मेरे, रजनी के अवसान तक। मध्यम ही पर जलता रह तू, ओ जुगनू मन मेरे, रजनी के अवसान तक। क्या सुखद प्रात की बेला थी, नभ से उतरी अरुणाई। क्या सुखद प्रात की बेला थी, नभ से उतरी अरुणाई। अप्रसून मध्य भ्रमरों का गुंजन स्वर्ग धरा पर आई। मन मस्ती में डोल उठा, मन मस्ती में डोल उठा, सुन खग वृंदों के कलरव को, कल कल करते सरित प्रवाह, आह्लादित करते अभयंतर को। सनैह सनैह अरुण ने अवनी पर, सनैह सनैह अरुण ने अवनी पर अपना साम्राज्य विस्तार किया। अपने अक्षय ऊर्जा कोष से सब में ऊर्जा संचार किया। ऊर्जा पा उन्मुक्त हुए जगत के सारे उपादान, भूल गए सूरज को, आया सूरज का ढलान। लगी दुबकने सारी सृष्टि, लगी दुबकने सारी सृष्टि, जब सूरज बता गया, थक कर सूरज चूर हुआ, लड़ते लड़ते डूब गया। पूर्व डूबने से भी वह बस यही कहता रहा, मध्यम ही पर जलता रह तू, ओ जुगनू मन मेरे, रजनी के अवसान तक, रजनी के अवसान तक। सुंदर। अध्यक्ष महोदय 1 मिनट इस पर टिप्पणी देंगे। बहुत सुंदर। आप का जो सुनाने का एक प्रकार से जो जिस प्रकार से प्रभावित प्रकार से आपने रचना को सुनाया है, और भाव बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया। और हमेशा मतलब ऐसा लगता है कि आपको सुनते रहे। बहुत सुंदर। धन्यवाद। शब्द नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका अध्यक्ष महोदय जी और अपूर्ण कुमार जी। इसके बाद हमारा ये नाम जो आया है, दिव्यांजलि सोनी कोई है क्या मंच पर? दिव्यांजलि सोनी, आवाज देंगे यदि होंगे तो, नहीं तो छूट जाएंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। माइक बंद है आपका? नहीं, आपका माइक बंद है। माइक सभी को सब देखिए, बहुत सादर वो तो देख ली कि माइक बंद है, नहीं तब तो आगे बढ़ रहे थे। अच्छा आप कहाँ से जुड़ी है दिव्यांजलि जी? वैसे रहने वाले मैं सागर से हूँ और अभी मैं इंदौर में आ रही हूँ। जी आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ पहुंचे। दिव्यांजलि जी, आपका हार्दिक स्वागत है इस शेर के साथ कि भले तुम मुझसे शिकायत किया करो, भले तुम मुझसे शिकायत किया करो, लेकिन दोस्त से ना अदावत किया करो। आप पीठ पीछे क्यों करते हो मुझ पर वार, दिखावे का नहीं मोहब्बत किया करो। दिव्यांजलि जी आमंत्रित है। बहुत बहुत आभार आपका इन पंक्तियों के साथ। और मैं अध्यक्ष महोदय की पंक्तियों पर मैं 4 लाइनें पहले मुक्तक देना चाहूंगी। जग की चर्चा में बैठे पालनहार, जग की चर्चा में बैठे पालनहार, फिर बनना है अब कर्णधार, फिर बनना है अब कर्णधार। धरा का रूप दिव्य नवोचित देना है, धरा को दिव्य रूप नवोचित देना है, हटाकर वैकृतिक मझधार। ये हमने कान्हा जी के ऊपर चिंतित